हाँ तो चलो विद्यार्थी मित्रों, वेलकम टू पढ़नावती विद्या विहार। आज तारीख 22, स्टैंडर्ड 7 हिंदी मीडियम, विषय विज्ञान। तो अपने लेसन 9 पढ़ रहे थे, मृदा वाला। लेसन 9 मृदा यानी मिट्टी। तो जहाँ तक हो गया था उसके आगे सब देखेंगे। मृदा द्वारा जल का अवशोषण, कि मिट्टी के द्वारा जल का अवशोषण किस प्रकार से होता है। क्या सभी प्रकार की मृदा यानी समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? ये जानने के लिए एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए, प्लास्टिक की एक कीप लीजिए, फिल्टर पत्र अथवा समाचार पत्र के कागज़ का एक टुकड़ा लेकर उसे मोड़कर चित्र 9.7 के अनुसार कीप में लगा लीजिए। किसी मृद के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तौलकर उसे कीप में लगाइए, फिल्टर पत्र में डालिए। किसी मापन सिलेंडर में जल लेकर उसके माप नोट कर लीजिए। अब इस जल की बूंद बूंद करके कीप में रखी मृदा में डालिए। इस कार्य के लिए ड्रॉपर का उपयोग भी कर सकते हैं। सारा जल एक ही स्थान पर न गिराकर उसे पूरी मृदा पर डालिए। जल डालना तब तक जारी रखिए जब तक वह रिसकर कीप के नीचे गिरना आरंभ न कर दे। मापन सिलेंडर से बचे जल को मापकर उसे आरंभिक माप में से घटा लें, जिससे आपको मृदा द्वारा धारण किए गए जल का आयतन ज्ञात हो जाएगा। उनके परिणाम को नोटबुक में कीजिए। मृदा का द्रव्यमान बराबर 50 ग्राम, भार बराबर 50 ग्राम। मापन सिलेंडर में जल का आरंभिक आयतन UmL। मापन सिलेंडर में जल का अंतिम आयतन VmL। मृदा द्वारा अवशोषित जल का आयतन U-VmL। तो मृदा द्वारा अवशोषित जल का द्रव्यमान U-V कोष्टक G। तो 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम के बराबर होता है। अवशोषित जल का प्रतिशत U-V बटे 50 गुणिया 100। इस क्रियाकलाप को मृदा के विभिन्न नमूनों के साथ दोहराइए। क्या आपको सभी नमूनों के लिए एक समान परिणाम प्राप्त होते हैं? परिणामों पर अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे अधिक है? किस प्रकार की मृदा की अंतःस्रवण दर सबसे कम है? अपने पड़ोसी से सुना है कि वर्षा के 8-10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर बढ़ जाता है। किस प्रकार की मृदा में जल सबसे कम समय में और सबसे अधिक मात्रा में अंतःस्रावित होकर कुएं तक पहुंचता है? किस प्रकार की मृदा सबसे अधिक मात्रा में जल धारण करती है और किस प्रकार की मृदा सबसे कम? क्या आप कोई और विधि बता सकते हैं जिससे अधिक वर्षा जल अंतःस्रावित होकर भौम जल तक पहुंच जाए? मृदा और उस फसलें यानी मिट्टी और उनकी फसलें। तो देखिए, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृणमय मृदा, कुछ में दोमट मृदा, जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है। ये कुछ प्रमुख जलवायु संबंधी कारक हैं जो मृदा परिच्छेदिका को प्रभावित करते हैं, मृदा संरचना में परिवर्तन लाते हैं। जलवायु कारक तथा मृदा के घटक सम्मिलित रूप से किसी क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पति तथा फसलों की किस्मों का निर्धारण करते हैं। मृणमय और दोमट मृदा दोनों ही गेहूं और चने जैसी फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। ऐसी मृदा की जल धारणा क्षमता अधिक होती है। धान के लिए मृत्तिका एवं जैव पदार्थ से समृद्ध तथा अच्छी जल धारण क्षमता वाली मृदा आदर्श होती है। मसूर और अन्य दालों के लिए दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, जिनमें से जल की निकासी आसानी से हो जाती है। कपास के लिए बलुई दोमट अथवा दोमट मृदा अधिक उपयुक्त है।
जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाती है और जो पर्याप्त परिमाण में वायु को धारण कर लेती है। गेहूं जैसी फसलें महीन मृणमय मृदा में उगाई जाती हैं क्योंकि ये ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वरा होती हैं। अपने शिक्षकों और माता पिता अपने क्षेत्र के किसानों से वहाँ की मृदा के प्रकारों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आपने क्या सीखा? एक केस आप ये अध्ययन करना है। यहाँ पे आपने इसमें पाठ से क्या सीखा है। इसके बाद देखिए, जल, पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपारदन कहलाता है। पादपों की जड़ें मृदा को मजबूत से बांधे रखती हैं। पादपों के अनुपस्थित में मृदा ढीली हो जाती है। इससे ये पवन और प्रभावी जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपारदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती है। अतः वृक्षों की कटाई और वनमूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। उपलब्ध जानकारी को सारणी 9.2 में लिखिए। धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होगी? ऐसी मृदा जिसको अंतःस्रवण दर अधिक हो अथवा ये दर कम हो। अंतःस्रवण दर और जल धारण करने की क्षमता में क्या अंतर होता है? तुमने जो पहले पढ़ा था भूल गए, पाठ को दोहराओ और उत्तर मिल जाएगा। अब ये आपको दिया गया पॉइंट मृणमय, ह्यूमस, दोमट, अंतःस्रवण, आर्द्रता, बलुई, जल धारण, संतृप्त स्थिति, अपारदन, मृद परिच्छेदिका, मृत्तिका। यानी पाठ के अंदर अपने ने इतने पॉइंट पढ़े हैं। अब आपने क्या सीखा है? मृदा पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। किसी स्थान की मृदा परिच्छेदिका वहाँ की मृदा की विभिन्न परतों का परिच्छेदित है। ये परतें सारिस्तर स्थिति कहलाती हैं। मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, दोमट, बलुई और मृणमयी। विभिन्न प्रकार की मृदा में जल की अंतःस्रवण दर भिन्न भिन्न होती है और ये दर बलुई मृदा में सबसे अधिक और मृणमय मृदा में सबसे कम होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने पाठ यहाँ तक पढ़ा है। बाकी का जो पीछे से पॉइंट आपके सीखा है, विभिन्न प्रकार को फसलों को उगाने के लिए विभिन्न प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है। मृत्तिका यानी मृत्तिका चिकनी मिट्टी और दोमट मृदा गेहूँ, चना और धान को उगाने के लिए उपयुक्त है। कपास की बलुई दोमट मृदा कपास के लिए बलुई और दोमट है। मृदा अपने जल को रोके रखती है। मृदा आर्द्रता और नमी रखती है। मृदा की जल को रोके रखने की क्षमता या जल धारण विभिन्न फसलों के महत्वपूर्ण है। चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने के लिए किया जाता है। तो अपने जो अधिक जल की मात्रा शोषित करती है वो धान के लिए, चने के लिए उपयुक्त होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपने मिट्टी के विषय में यहाँ जानकारी प्राप्त कर ली है, कौन सी मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। आगे का हम आपको स्वाध्याय अभ्यास लिख करके भेज देंगे। जितना हमने पढ़ाया है उसको एक बार फिर से पढ़िए।